ये है हमारे डे 7 के टारगेट्स और 2-3 पीवाईक्यू से लास्ट में। तो हुआ क्या कि हमने डे 6 तक दिल्ली दरबार तक देख लिया। अब डे 7 में 1914 से 1939 तक के मूवमेंट का फेज़ है। इसमें कुछ छूटेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। सब चीज़ शेड्यूल्ड है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फेज़ स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। इसमें क्या था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब चल रहा था, तो उसी समय हमारे देश में महात्मा गांधी आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। और इसी समय क्या हुआ 1914 से 18 तक गांधी मास लीडर भी बन चुके थे, क्योंकि गांधी ने 2-3 साल लोगों को देखा, फिर मेजर अर्ली एक्सपेरिमेंट्स करे। चंपारण सत्याग्रह कर दिया फार्मर्स के लिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी वर्कर्स के लिए, एक खेड़ा सत्याग्रह भी करा। ये लोगों को जगह दिया था लगभग-लगभग इन सत्याग्रहों से। और फिर क्या होता है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये हमें आज़ादी देने के मूड में नहीं थी। आज़ादी देने के मूड में थी नहीं, तो ये क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाती है 1919। इसमें बोलते हैं कि हम 2 सब्जेक्ट डिवाइड कर देते हैं। ये बेवकूफ़ बनाते हैं इंडिया वालों को। इंडिया वाले पूरी आज़ादी माँग रहे थे, लेकिन ये क्या करते हैं 2 सब्जेक्ट बना देते हैं। रिजर्व्ड वाले जिसमें पुलिस लॉ एंड ऑर्डर है। सेकंड एक सब्जेक्ट और बना था जिसमें हेल्थ एजुकेशन रखेंगे, ये इंडियन वालों को दे देंगे। और जो मेन चीज़ें हैं वो हम हमारे पास रख लेंगे, जो गवर्नर के पास होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। चलो, तो ये सिस्टम ये लेके आए। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने सेल्फ रूल का कोई वादा ना किया, ना ही इन्होंने सचमुच में कोई पावर दी। ये तो बस नाम मात्र की पावर है ना, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस सब इन्हीं के पास है। तो ये जो एक्ट था ना, ये फेल्ड हो गया इंडिया को सेटिस्फाई करने से। इसीलिए फिर क्या होता है, इंडियन लोग मूवमेंट्स करते हैं, मास मूवमेंट्स होते हैं और धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं। बीच में कुछ मूवमेंट्स भी है, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत। ये सब कल के लिए शेड्यूल्ड है, तो आप उसकी चिंता ना करें। अब हम किस पे आते हैं, अब जो ये मेन एम हुआ था ना, ये क्या था, साइमन कमीशन। ये क्या था, ये रीज़न था। इसका रीज़न क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी एक्ट की वजह से ये आया था। ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भेजा था वहाँ से कुछ लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए। लेकिन उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इसीलिए इंडियंस ने क्या करा, कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया और बोला कि साइमन गो बैक, आप लोग फिर से जाओ, हम नहीं मानेंगे। चलो, ये हुआ। फिर 1930 के आसपास क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी डंडी मार्च शुरू करते हैं और लोग सीधे ब्रिटिश लॉज को बिखेरना शुरू कर देते हैं। मानते ही नहीं, बोलते हम नहीं मानेंगे। और मास पार्टिसिपेशन शुरू हो जाता है पूरे इंडिया में। ये सिचुएशन थी। तो साइमन कमीशन आया, इसको भगा दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। ये देख के अंग्रेज समझ गए थे कि हम इंडिया वालों को फोर्स से रूल नहीं कर सकते, हमें बातचीत करनी ही पड़ेगी और बंदूक की गोली से कुछ नहीं कर सकते। अब जो होगा बातचीत से होगा। ये बात अंग्रेज समझ गए थे। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, तो फिर अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाई लंदन में। मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, इंडियन लीडर्स, माइनॉरिटीज और जो स्टेट्स थे ऐसे जिनके राजा रजवाड़े थे, वो उन सबको जैसे बुलाने का ऐसा कुछ सिस्टम मान लो, वहां बुलाएंगे और बातचीत करेंगे। ये सिस्टम था। तो फिर क्या हुआ, जब ये हो गया और जब इसको बुला रहे थे, तो फर्स्ट टाइम बुलाया 1930 में। ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, कॉन्फ्रेंस 1930 में बुलाई गई। अब हुआ क्या, जब 1930 में बुलाई, तो इनमें क्या हुआ कि इंडियन कांग्रेस जो थी ना, लीडर्स, इंडियन लीडर्स वाली, तो कांग्रेस उसमें गई नहीं। तो ये फेल्ड हो गई। सेकंड वाले में क्या हुआ कि कोई माइनॉरिटीज प्रॉब्लम थी, महात्मा गांधी तो गए थे, लेकिन माइनॉरिटीज प्रॉब्लम होने के कारण ये फिर फेल्ड हो गई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार-बार फेल्ड होने के बाद भी इसे बार-बार क्यों बुला रहे थे? क्योंकि मास मूवमेंट ने ऐसा दबाव बना दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी। लोग बढ़ गए थे। फिर तीसरी बार जब जब तीसरी बार 1932 में बुलाई जाती है, तो उसमें कांग्रेस एब्सेंट रहती है। तो क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं फिर। और फाइनल आउटकम क्या निकालते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। ये इसी का आउटकम है। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसी का आउटकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। इसमें ये कहता है कि हम आपको ऑटोनॉमी दे देंगे और फेडरल स्ट्रक्चर भी दे देंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, उसको फुली अप्लाइड नहीं करते। मतलब नीति में खोट इनकी अभी भी थी। ये पूरा इंडिया इंडिया वालों को नहीं देना चाहते थे। ये चाहते थे कि हम भी कंट्रोल रखें। तो फिर क्या होता है, फिर 1937 में इलेक्शंस होते हैं। वो कहाँ होते हैं, इंडिया में। जो ये गवर्नमेंट एक्ट आया था ना 1935 में, इसके बेसिस पर इलेक्शंस होते हैं। यहाँ कांग्रेस जीत जाती है। लेकिन क्या होता है कि 1939 में ये रिजाइन कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना इंडिया से पूछे ही बोल दिया था कि इंडिया वॉर में हमारे साथ है और हमारा सपोर्ट करेगा। तो ये बिना बात के ही हुआ था। तो इसीलिए फिर इंडिया वालों ने क्या करा, कांग्रेस वालों ने रिजाइन कर दिया। बोला कि हम फिर से मास स्ट्रगल करेंगे, लोगों को ये बताने के लिए कि हम अभी फुली इंडिपेंडेंट, मतलब फुली इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसीलिए ये हम इतनी दूर तक समझ सकते हैं 1939 तक। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि न्यू स्वराजिस्ट कौन थे, जो पहले के स्वराज वाले थे ना, वो सीधा मारधाड़ पे उतरते थे। लेकिन ये वाले थे ना, नए वाले, ये कह रहे थे कि हम ब्रिटिश की लेजिस्लेचर के अंडर काम तो करेंगे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश रूल को अपोज करेंगे। ठीक है, ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अभी तक हमने इलेक्शन ऑफ 1937 किया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट भी रहे हैं, वो मैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। नीचे 2 पीवाईक्यूज हैं जो आपको बताने हैं कमेंट्स में, विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन व्हिच आर करेक्ट। तो ये अपॉइंटेड किया गया था एक्ट ऑफ 1919 को रिव्यू करने के लिए। इट हैड इंडियन मेंबर्स इन इट। यहाँ आपको यस नो बताना है कमेंट्स में। और गांधी का फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह क्या था इंडिया में, ये बताना है आपको। तो चलिए, ये पीवाईक्यूज और वीडियो पूरा हो गया। अब हम मिलेंगे डे 8 में, और सीसेट की एक छोटी सी सीरीज चल रही है, आप पीवाईक्यू सोल्व करिए उससे। बाद में हम लंबी सीरीज लेके आएंगे सीसेट की।